नमस्कार, मैं अजय कुमार। साल 1990 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जानवरों के रहने और इंसानों के रहने में अंतर होता है। ऐसा नहीं होता कि इंसानों को जानवरों की तरह रखा जाए। इंसानों की रहने की व्यवस्था गरिमापूर्ण होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की नजर से भारत के शहरों के बारे में सोचिए। ज्यादा नहीं, जिस शहर में भी आप रह रहे हैं वहां से 4-5 किलोमीटर के आसपास जाकर देखिए, आपको दिखेगा कि ढेर सारे लोग अमानवीय हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। झुग्गी झोपड़ियां और बस्तियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। कई दुकानें दीवारों और पेड़ों के सहारे चल रही हैं। यह हमारे शहरों के शासन प्रशासन का हाल है, जहां जानवरों की तरह रहने के लिए मजबूर लोगों की हालत सुधारने की बजाय सरकारें बिना नोटिस बुलडोजर चलवा देती हैं। आर्टिकल 14 वेबसाइट पर छपी लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच नामक संस्था की रिसर्चर पृथ्वीराज रूपावत और मुक्ता जोशी के विश्लेषण के मुताबिक स्थापित कानून है कि डिमोलिशन का बुलडोजर चलाने से पहले नोटिस देनी पड़ती है, रिहेबिलिटेशन यानी पुनर्वास की योजना बनानी पड़ती है। मगर यह सब ना करते हुए दिल्ली में पिछले 3 महीने में कम से कम 1600 घरों की दुनिया को डिमोलिशन के जरिए बर्बाद कर दिया गया है। इससे तकरीबन 2,60,000 लोग बेघर हुए हैं। अगर कहीं पर नोटिस थमाया भी गया भी तो वह तब जब डिमोलिशन का बुलडोजर झुग्गी झोपड़ियों का डिमोलिशन करने निकल पड़ा। इस पूरे आंकड़े को ढंग से समझने के लिए सबसे पहले कुछ बुनियादी बातों को समझ लेते हैं। शहरों का विकास कैसे हुआ होगा, अतिक्रमण यानी इंक्रोचमेंट की अवधारणा में किस तरह की लोक विरोधी गड़बड़ी मौजूद है। जरा बुनियादी तौर पर सोचकर देखिए कि शहर कैसे बसे होंगे। क्या वह अचानक बसे होंगे? क्या वह एक दिन में बसे होंगे? क्या पहले प्लान बना होगा उसके बाद शहर बसे होंगे? क्या ऐसा हुआ होगा कि शहरों की बसावट सब नियम कानून और योजना के तहत हुई होगी? इन सारे सवालों का जवाब आपको नहीं में मिलेगा। शहर अचानक नहीं बसे हैं, इनके बसने की एक लंबी यात्रा रही है। इस लंबी यात्रा में अगर कोई सालों साल का हमसफर रहा हो तो उसे अचानक उजाड़ देना कैसे जायज हो सकता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के इलाके में चौकीदार से लेकर के रसोई का काम संभालने वाले झुग्गी झोपड़ियों और बस्तियों से ही तो आते हैं। यह बस्तियां इन्होंने बसाई है। यहां पर जीवन की मूलभूत सुविधाएं हासिल करने के लिए घनघोर संघर्ष करना पड़ता है। पानी लेने से लेकर शौच में जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। रोशनी नहीं मिलती है। बंटवारे के बाद दिल्ली में शरणार्थी आए। जहां वह रहते थे उस समय अवैध कॉलोनियां थीं। उनमें से कुछ वैध हो गई हैं, लेकिन अब भी बहुत अवैध हैं। दिल्ली को खूबसूरत बनाने के नाम पर कई इलाकों के घर तोड़े गए हैं। इनमें ज्यादातर गरीब लोगों के घर तोड़े गए हैं। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी अपनी मेहनत की कमाई जोड़कर अपना घर बनाता है। मर्द के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी खिंच जाती हैं तो औरत की दुनिया पर अचानक से पहाड़ टूट पड़ता है जब उसका घर टूटता है। इस दिल्ली में सालों साल की बसावट ऐसी है कि नंगी आंखों से पता लगाना मुश्किल है कि कौन वैध है, कौन अवैध है, कौन कमर्शियल है, कौन रिहायशी है, कहां पर दुकान लगाई जा सकती है और कहां पर नहीं लगाई जा सकती है। इसके साथ यह भी सोचने वाली बात है कि दिल्ली में जमीन खरीद लेने वाला व्यक्ति क्या इतनी कम आमदनी वाला हो सकता है कि उसे सड़क के किनारे दुकान चलाना पड़े? इन नजरों से देखेंगे तो अतिक्रमण की अवधारणा ही जायज नहीं लगेगी। लगेगा जैसे कानून शिकंजा कसने के लिए अतिक्रमण का इस्तेमाल कर रही है। भारत में बेरोजगारी और कमाई इतनी कम है कि शहरी मामलों के जानकार कहते हैं कि जहां पर नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 90% कामगार महीने में 25,000 रुपए से कम कमाते हैं, वहां पर सोचकर देखिए कि कितने लोग हैं जो ढंग क्या एक मकान बना पाने में कामयाब हो पाते होंगे। और दिल्ली जैसे शहर में बना पाना तो और मुश्किल काम है। शहरी गरीबी इतनी अधिक बढ़ती जा रही है कि एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक शहरों की 41% आबादी झुग्गी झोपड़ी और बस्तियों में रहेगी। इन्हें ठीक ठाक जिंदगी मुहैया कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। काम के बदले उचित दाम और गरिमापूर्ण जिंदगी मुहैया करवाने के लिए सरकार बनी है, लेकिन उसने यह काम नहीं किया। शहरों में लोगों के पास घर है, लेकिन ऐसे घर नहीं है जिसे घर कहा जा सके। सस्ते और अच्छे घर लेने की हैसियत सबकी नहीं है। यह दिक्कत सबको दिखती है, सरकारों को सबसे ज्यादा दिखती है। इसे सुधारती नहीं है, बल्कि उल्टे बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाने का आदेश दे देती है। अब लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के विश्लेषण पर बात करते हैं,
जिसके मुताबिक पिछले 3 महीनों में दिल्ली में तकरीबन 1600 घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, जिसके तहत तकरीबन 2,60,000 लोग बेघर हुए हैं। इतने घरों की बर्बादी दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाने और दिखाने के नाम पर हो रही है। सितंबर महीने में दिल्ली G20 बैठक की मेजबानी करने वाली है। मोटे तौर पर समझिए तो G20 दुनिया की 20 मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों का एक जमावड़ा है, जहां पर देश और दुनिया के हालात पर बातचीत होती है। दिल्ली MCD में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार और भाजपा की मोदी सरकार मिलकर अतिक्रमण के नाम पर उन्हें हटा रहे हैं, जो दिल्ली को साफ सुथरा दिखाने में दिक्कत पैदा करते हैं। मतलब विडंबना देखिए कि भारत की सरकार अपने लोगों को ढंग का घर रोजगार मुहैया नहीं करवा पाई, गरीबी खत्म नहीं कर पाई, सभी लोगों को गरिमापूर्ण जीवन देकर भारत की साफ सुथरी तस्वीर नहीं बना पाई। वह नजरों के सामने साफ सुथरा तस्वीर पेश करने के लिए गरीबी, मजबूरी और परेशानी में जीने वाले लोगों का घर उजाड़ रही है। दिल्ली की आबादी तकरीबन 1,60,00,000 के आसपास है। साल 2008-9 के आर्थिक सर्वे के मुताबिक दिल्ली में केवल 23.7% आबादी नियोजित कॉलोनियों में रहती है। बाकी 70% से ज्यादा आबादी बस्तियां, झुग्गी झोपड़ियों, अनियोजित और अवैध कॉलोनियों में रहती है। इनमें से केवल 10% से कम कॉलोनियों का नियमितीकरण हुआ है। अनियमित कॉलोनियों का नियमित करने को लेकर ढेर सारे चुनावी वायदे हुए हैं, लेकिन अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। चुनावी राजनीति का जैसा हाल है, उस हिसाब से देखा जाए तो यह नामुमकिन लगता है। इसी दिल्ली को G20 की बैठक के लिए सुंदर बनाने के नाम पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का बजट है। सुंदर बनाने के नाम पर सालों साल से बसे बासिंदों के घर तोड़े जा रहे हैं। फरवरी 2023 में G20 की एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया के मजबूत अर्थव्यवस्था को सबसे गरीब और वंचित लोगों पर ध्यान देना होगा। मगर देख लीजिए कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। G20 की बैठक का आयोजन करने के लिए दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले सबसे गरीब लोगों के हजारों घरों को तोड़ दिया गया है। लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच के रिसर्चर बताते हैं कि जिस तरह से डेमोलिशन किया गया है, उसके लिए किसी तरह की सुनवाई नहीं की गई, किसी तरह का नोटिस नहीं दिया गया, यह मौका नहीं दिया गया कि निवासी दूसरी जगह जाकर बस जाएं। पब्लिक प्रीमाइसेस एविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट की धारा 5B के मुताबिक स्टेट ऑफिसर को डेमोलिशन के 7 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है। 7 दिन बाद या तो घरों को तोड़ दिया जाएगा या घरों में रहने वाले निवासियों को बताना पड़ेगा कि घर क्यों नहीं तोड़ा जाए। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कानून का प्रावधान कहता है कि जब घर खाली कराने का आदेश दिया जाएगा, उसके 30 दिन बाद ही घर तोड़ा जा सकता है। इस बीच भले ही कमिश्नर ही घर तोड़ने का आदेश क्यों ना दे, मगर घर नहीं तोड़ा जाएगा। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सुदामा सिंह मामले में आदेश दिया कि किसी जगह से निष्कासन यानी बेदखली के मामले में राज्य को पहले सर्वे कराना पड़ेगा। उसके बाद यह तय करना पड़ेगा कि किसकी बेदखली की जानी है, किसका पुनर्वास किया जाना है। जब तक पुनर्वास नहीं होगा तब तक बेदखली यानी कि निष्कासन की कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह फैसला संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों पर आधारित था। इस दिशा निर्देश में यह भी बताया गया है कि निष्कासन की कार्रवाई तभी की जाएगी जब निष्कासन के सिवाय कोई दूसरा रास्ता न हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि निष्कासन करते समय यानी कि बेदखली करते समय मानवाधिकारों का उल्लंघन हो। मगर लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की रिपोर्ट क्या बताती है? लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की रिपोर्ट बताती है कि 28 मार्च 2023 को दिल्ली के मूलचंद बस्ती के तकरीबन 4900 निवासियों को बेदखली का नोटिस थमाया गया। इसी दिन 600 घर तोड़ दिए गए। इसी दिन तकरीबन 2900 लोग बेघर हो गए। मतलब जिस दिन नोटिस आया उसी दिन घर तोड़ दिया गया और उसी दिन हजारों लोग बेघर हो गए। 10 मार्च 2023 को बिना नोटिस के 8 होमलेस शेल्टर को ढहा दिया गया और तकरीबन 5000 लोग बेघर हो गए। अगर कुछ मामलों में 1-2 महीने पहले नोटिस मिल भी गया है तो यह सोचने वाली बात है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनकी आमदनी बहुत कम है, जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, वह 1-2 महीने के भीतर दिल्ली जैसे शहर में घर का इंतजाम कैसे कर पाएंगे। इसलिए ज्यादातर मामलों में तो यही हुआ है कि जब घर ढहा तो उसके बाद इन घरों में रहने वाले लोग तिरपाल डालकर, छपरी डालकर
टूटे फूटे गाड़ियों में जहां तहां यहां वहां रह रहे हैं। जहां तक पुनर्वास की बात है यानी रिहैबिलिटेशन की बात है, तो किसी भी मामले में रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है। किसी भी मामले में नोटिस देने से पहले रिहैबिलिटेशन की बात नहीं की गई। तुगलकाबाद इलाके के अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद हटाया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटा दिया जाए और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनका पुनर्वास किया जाए। उनके घरों को तोड़ तो दिया गया, मगर अभी तक किसी तरह का पुनर्वास यानी रिहैबिलिटेशन नहीं हुआ है। इस पूरे मसले पर मैंने द वायर की तरफ से लैंड कॉन्फ्लिक्ट वॉच की रिसर्चर मुक्ता जोशी से बात की। सुनिए उनकी राय। So between December 2022 to April 2023, eviction notices were served and demolitions took place in 6 localities across Delhi. This includes Mehrauli, Laddasarai, Dhaula Kuan, homeless shelters at Kashmiri Gate, homes in Mulchand Basti and Yamuna Khadar, and most recently the Tughlakabad area, the area around Tughlakabad Fort. So we know that at least 1,600 homes have been demolished, and according to secondary reports and estimates, about 2.5 lakh people have been affected by these demolitions. So the way we calculated the people affected was that wherever there weren't reported estimates available, we multiplied the number of notices or the number of homes by 4.9, which is the average household size in the NCT of Delhi. But just to explain where the 2.5 lakh figure comes from, there are 3 independent reports by The Wire, NewsClick and Ground Report, which estimate that about 2.5 lakh people have been affected by the demolitions in Tughlakabad. But according to our calculations, at least 1,600 homes have been demolished across Delhi. So the Supreme Court in 1985 had held that the statutory requirement of prior notice cannot be done away with. So if the statute which governs the eviction or the demolition, it lays down a specific notice period, then that needs to be followed. So there's one central legislation, the Public Premises Eviction of Unauthorized Occupants Act, which requires a minimum 7-day notice to be served. Then if you look at the Delhi Municipal Corporation Act, after an order of demolition is made, at least 30 days have to be given for the affected person to vacate the house. But if we look at what happened in Mulchand Basti, people say that demolition notices were served simultaneously as the demolitions began to take place, which means that there was definitely this requirement of prior notice was definitely not followed, which would be a clear violation of the law. Then if you look at the sort of rehabilitation measures that need to take place, the Delhi High Court in 2010 had held that denying rehabilitation would amount to a gross violation of the fundamental right to shelter, which is guaranteed by Article 21 of our Constitution. And there's also the Delhi Slum and Jhuggi Jhopadi Rehabilitation Policy of 2015, which forbids the government from demolishing certain bastis that have come up before 2006, and rehabilitation has to be provided before the demolition of any bastis that have come up before 2015. But even if a basti is encroaching upon a park or any public area, the DUSIB, which is the Delhi Urban Shelter Improvement Board, it must take all efforts to relocate the Jhuggis in that area. But we can see that none of that has been followed. So if there are actually women who have been affected and left homeless by the demolitions in Tughlakabad, they've been sitting on a hunger strike for the past week demanding the rehabilitation that they're entitled to in accordance with the law. शहरों की बसावट को लेकर जितने भी विवाद हैं वह अमीर और गरीब के इर्द गिर्द घूमते हैं। अमीर न्यायपालिका और सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर गैर कानूनी ढांचा बनाते रहते हैं और जो गरीब हैं वह मजबूरी में गैर कानूनी ढांचा बनाते हैं। शहरों को सही करने के नाम पर गरीबों पर कई बार बुलडोजर चले हैं, लेकिन यह अमीरों के साथ नहीं हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 11 पूर्व सांसद और कई अधिकारियों ने दिल्ली में तकरीबन 576 सरकारी मकानों पर कब्जा कर रखा है। सोच कर देखिए कि क्या यहां बुलडोजर चलेगा।
अब इस पूरे विवाद में मुस्लिम भी शामिल हो चुके हैं। दंगा फसाद हुआ और अगले दिन मुस्लिमों का ढांचा ढाने के लिए बुलडोजर निकल पड़ता है। अंत में सबसे जरूरी बात यह समझने वाली है कि हमारे शहरों का निर्माण लोगों ने किया है, बिल्कुल आम लोगों ने किया है, और आम लोगों की वजह से हमारे शहर बने हैं। वही आम लोग जो कोरोना के समय नंगे पांव किराए के बोझ से बचने के लिए जब अपने घरों से निकले, जब अपने टूटे हुए घरों से निकले, तो पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया। भारत के शहर नीति निर्माताओं की देन नहीं है। अगर अतिक्रमण हुआ भी है तो उसे मानवीय ढंग से हटाना चाहिए, न कि अमानवीय तरीके से, और सुंदर बनाने के नाम पर तो गरीबों को कभी नहीं हटाना चाहिए। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।